वैसे भी सर कोई नहीं है कहीं पता चले वो फरार हो जाता है जर्मनी के पीछे गया हां जर्मन से जरूर कोई नहीं हो जाएगा अरे सर जी क्या साहब सही है सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्क डन की हमने कल बात करते हैं वर्क तो पहले से हम आगे बायोलॉजी आ रही है वीडियो बारे में बताओ ये आ रही है बायोलॉजी से मैं बता रहा हूं जितना सर जी लिखवा रहे हैं ज़्यादा मत पढ़िए जितना सर जी लिखवा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़िए और उतने ही पढ़ने में मैंने कहा हमारे यहाँ से इन्हीं सर के बच्चे के 355 नंबर आए थे 360 में से मैंने हाईएस्ट स्कोर रहा है 360 में 355 जो ये नोट्स में लिख पाएंगे ना तुम्हें 100 की 100 क्वेश्चन तुम्हारे नोट से ही मिलेंगे एक का इधर उधर हट जाए और दूसरी बात ये है बायोलॉजी सर जी तुमसे कहीं से कुछ पूछो कोई भी डाउट हो तुम्हें मुझे लगता है कि मेरे से बेटर टीचर है हालांकि एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा है इनसे सर जी से मुझे कम से कम इनसे 3 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे बेटर नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो अगर तुमको कहीं से कुछ भी डाउट हो कुछ भी समझ में ना आए कुछ भी तुम 4 बार पूछो इनसे और ये 4 बार बताएंगे कुछ भी बात एक चीज़ और है पता है इनका जो पैसा है सर जी का बायोलॉजी के प्रति बहुत तगड़ा पैसा है और ये जब भी पढ़ाते हैं तो तुमने देखा होगा एक बंदा होता है बोरिंग होकर पढ़ाता है टेंशन होकर पढ़ाता है जब ये कभी पढ़ाते हैं ना तो कभी मस्त होकर पढ़ाते हैं मैंने आपको टेंशन करता है और कोई भी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करते हैं वो मैंने देखी है मैंने पढ़ाते हुए एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ ये चीज़ तो फ़ायदा ले लो इनका हम बता रहे हैं फ़ायदा ले लो और अगर इनके नोट्स पढ़ जाओगे तो 350 प्लस ले आओ और 350 प्लस उधर ले आओ और तुम करीबन 150 नंबर फिजिक्स में ले आओ ठीक है सिलेक्शन तभी होगा केमिस्ट्री की मैम हम जानते हैं हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन की सर वर्क डन का मैंने कल फार्मूला लिखवाया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बाद में ठीक है आज आपकी वो बहन नहीं आई आपकी वो बहन आती है नाम नहीं पता कृतिका नाम है उसका अब नाम पता कर लेंगे मतलब वो पढ़ने में अच्छी लगती है कुछ बच्चे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे लगते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो ये लगता है कि हुसैन में तो आज का उनका गोल हो जाएगा इसलिए थोड़ा देखो अगर मैं तुमसे कहूँ और आतिफ का काम भी आतिफा नहीं चाहिए वो तो अब लोग को गायब हो गया पिछले साल कैसे किया था स्टार्टिंग से आई उसके बाद में पूरा बोला सर वर्क डन का फार्मूला मैंने कल लिखवाया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू थीटा आप मुझे बताओ जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एंगल 180 से कम होगा यानी कि 90 से ज्यादा 180 के बीच तो वर्क डन हमेशा क्या होगा वर्क डन हमेशा अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 से ज्यादा हो और 180 से क्या हो कम हो या बराबर हो तो वर्क डन हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव हमेशा क्या रहता है लेकिन यदि थीटा की वैल्यू मैंने कल पढ़ाया था ये सब बताया थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम हो और 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो तो जो तुम्हारा वर्क डन होता है वो क्या होगा पॉजिटिव लेकिन यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा 0 उस कंडीशन में वर्क डन मेरा 0 लास्ट टाइम जो मैंने बात करी थी वो मैंने कही थी वर्क डन बाय ग्रेविटी अब मुझे बताओ अगर मैं कोई भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाता हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव नेगेटिव 0 नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे से कहां ले जा रहा हूं ऊपर क्या होगी नेगेटिव जी सर क्योंकि फोर्स लगता है नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर एंगल हो गया 180 जी सर जब एंगल 180 तो क्या होगा माइनस अच्छा अगर मैं ऊपर से नीचे लाता
कांस्टेंट फोर्स, एक था वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है जो टाइम के साथ में, जो डिस्टेंस के साथ में फोर्स नहीं बदलता है उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। और जो टाइम के साथ में या हम डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो मेरा फोर्स बदल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन, अगर कांस्टेंट फोर्स के लिए कल मैंने वर्क डन दिखाया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वेरिएबल के लिए मैंने लिखवाया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वेरिएबल में क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन, वेरिएबल में आता है इंटीग्रेशन। और अगर कांस्टेंट होता है तो सीधे बस डॉट प्रोडक्ट कर दिया था कल मैंने, और इसका मैंने कल एक क्वेश्चन भी करवाया था तुम लोगों से, ठीक है, कल एक क्वेश्चन भी करवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसमें हम लोग देखो क्वेश्चन लिखते हैं ए फोर्स F इक्वल टू a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c act on a body in the bidirection the work done by this force, the work done by this force during a displacement from y is equal to minus a to plus y is equal to minus a to plus। अब देखो तुमसे वर्क डन पूछा, मैंने कल तुमसे कहा था यहाँ पर y आना है, जैसे जैसे मेरा y चेंज होगा वैसे वैसे क्या चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा। तो ये फोर्स कौन सा है, वेरिएबल फोर्स। और जब भी वेरिएबल फोर्स की बात आएगी तो आप बोले सर वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो एक्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वाई डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ तुम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, वाई डायरेक्शन। अगर यहाँ पर x y z तीनों होता तो यहाँ पर dr ही होता, क्या होता, dr का मतलब होता है dx प्लस dy प्लस dz या dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये होता है। अब देखो कहां से कहां तक जा रहा है भाई, माइनस a से प्लस a, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर, ये हो गया माइनस a से a। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो f की जगह रखो a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c dy माइनस a से प्लस a। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देखूं तो मैंने इंटीग्रेशन में क्या कहा था, d मान लो है ही, अगर d नहीं है तो y की अगर मैं गुणा करूंगा तो a बाई की घात 3, ऊपर 3 तो नीचे भी, यहाँ पर 2, यहाँ पर c बाई, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस a से प्लस a। अब देखो एक बार मैं y की जगह क्या रखूंगा, a, एक बार y की जगह माइनस a। जब मैं a रखूंगा y की जगह पर a, तो ये हो जाएगा a की घात 3/3 प्लस b की घात 3 a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c a, तो दिया। जब ये रखा जाता है तो उससे पहले क्या करूंगा, माइनस, माइनस लाने के बाद में जब y की जगह में माइनस a रखूंगा तो माइनस a का क्यू क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, लेकिन माइनस a का क्यू क्या होता है, माइनस a क्यू, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a बाई 3 माइनस a प्लस b a स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर y की जगह में a माइनस a रखूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c माइनस a, c माइनस a। अब मैं अगर इसको करूं a की घात 3 अपॉन 3 b स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, माइनस के अंदर गुणा करूं तो बेटा माइनस माइनस प्लस a बाई 3
ए क्यू प्लस माइनस माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस सी। तो ये सेम में कट गए, प्लस माइनस थे, ये जुड़ गए। जब ये जुड़े तो ये हो गया 2a अपॉन 3 CA 2C। कितना वर्धन करना होगा, कितना वर्धन करना, ये वर्धन करना। ठीक है, जल्दी होता है, फिर क्वेश्चन होता है इसमें। वर्धन का खाली बस ऐसे ही फार्मूला याद रखना है आपको। और सही है, तुम लोग पढ़ने आए सर, ये 2CA बेटा, CA प्लस CA क्या हो गया 2CA। बारिश हो रही है, कम से कम उसको पढ़ने बोलना। और नहीं तो अगर तुम घर पे रहते तो कुछ नहीं करते, खाली सोते, नहीं तो यूट्यूब देख रहे होते और कुछ नहीं करते। और तुम्हें एक बात और बताओ, हम लोगों को लगता है कोई कुछ बंदे ये कहते हैं हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है, ऑनलाइन जब मेरी पढ़ाई नहीं होगी तुम्हारे कहाँ से हो जाएगी? अरे ठीक है, ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है बात ये, मैंने बहुत कोशिश करी कि ऑनलाइन कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता ऑनलाइन। तो आप लोग पढ़ाई ऑनलाइन कोई पढ़ाई रहेगी, ऑनलाइन जो कहते हैं ना हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो सब घर वालों को जरूर बनाया। अब यहाँ पर मान लो तुम्हारी 1.5 घंटे की क्लास है, तो तुम 1.5 घंटे चुपचाप बैठोगे, समझे? चुपचाप बैठोगे नहीं तो अगर कुछ समझ नहीं आया तुम तो बोर्ड की तरफ देखोगे, और वहाँ पर तो तुम 5 मिनट के बाद तुरंत टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब अगर एक क्वेश्चन में मुझसे ऐसे कह दिया y इक्वल f इक्वल 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है न्यूटन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो x बराबर 0 से कहाँ तक है, x बराबर 5 मीटर तक। हमको कैलकुलेट करना है वर्क, बताओ इस क्वेश्चन में अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना। अब इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेगा, तो सबसे पहले ये देखो ये कहां से जा रहा है, x में तो जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, ये वेरिएबल फोर्स है। फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स, चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स। जल्दी से इसका इंटीग्रेशन मारो, जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करो। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल यूनिट। वर्क की यूनिट होती है जूल।
अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें सबसे पहले सर वर्कडन की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसमें हो रहा है? ये x में, तो यहाँ ले लिया x, फोर्स की जगह लिया 7 - 2x + 3x² इनटू dx। कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से लेके, अब देखो 0 से 5 तक है, मैं किसके रिस्पेक्ट में करूं? x। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस x की x से मल्टीप्लाई तो 2x² और इसका हो जाएगा ऊपर 3 तो नीचे भी 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 से 2 कटेगा 3 से। अब देखो ये करने के बाद में सबसे पहले मैं x की जगह क्या रखूंगा? 5, क्योंकि मेरी अपर लिमिट क्या है? 5 है और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो अगर मैं 5 रखूंगा तो 7 × 5, यहाँ पर सिर्फ x² बचा, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 की घात 3। अब जब मेरी लोअर लिमिट रखने की बारी आई तो जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ क्या हो गया? 0। अब देखो 7 पंजे 35, 55 25 और ये क्या हो गया? 125। आंसर कितना आया? 135। बस 135 जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लोगे। अब देखो अगर कोई क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया f xi + yj, ठीक है, xi + yj, फोर्स ये दे, मैं तुमसे कहूँ फाइंड करना है हमें वर्क डन इन t सेकेंड। t सेकेंड में अगर मुझे वर्क डन बताना है कि t सेकेंड में कितना वर्क डन हो जाए, तो यहाँ पर अगर t सेकेंड है तो मैं इसका इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? dt। ठीक, बल्कि dr कर दूं, बल्कि t सेकेंड में फाइंड वर्क डन देना ऐसे ये अच्छा डिस्प्लेसमेंट at 1, 2 से 2, 3। लो अब से मुझे फोर्स ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये दे रखा है। अब मैंने पूछा वर्क, सबसे पहले ये बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। तो यहाँ पर x और y है, जैसे ही x और y चेंज होंगे मेरा क्या चेंज होगा? फोर्स चेंज होगा। लिख लो, यही असली काम है बच्चे हमारी। आज तो नहीं ना होंगे देखो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, अब यहाँ पर अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन करे एक में y था, एक में x, लेकिन यहाँ पर क्या है? x, यानी कि जो भी मेरा फोर्स लग रहा है वो x में भी लग रहा है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो वर्क डन का तो फार्मूला अब मैं क्या लगाऊंगा? F.T। अब फोर्स की जगह मैं रखूंगा xi + yj, लेकिन बच्चों dr की जगह रखोगे जो dr होता है dxi dyj, ये होता है मेरा dr। ठीक है, अब जरा इसमें सोचना कि सर इसमें मैं x और y दोनों हैं, इससे पहले मैंने किया था तो y था, सिर्फ क्या था? y। तो मैंने सिर्फ dy के रिस्पेक्ट में किया था। x था तो मैंने सिर्फ इसमें x और y है तो मैं सिर्फ dxi और dyj के रिस्पेक्ट में करूँ। अब तुम लोगों को पता है कि सर i का i के साथ में बड़ा होता है और j का j के साथ। तो i का जब मैं करूंगा तो मेरा x dx i क्या बन गया? 1। y का जब करूंगा तो y dy और j क्या बन गया? 1। यही तो हो गया, इंटीग्रेशन किया मैंने। क्या किया? इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक गया? तो 1, 2 से
तो यहाँ पर रखो 1,2 से 2,3। अब देखो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मान लो डी है ही डी नहीं है तो एक्स स्क्वायर बटे, मान लो बाई डी है ही नहीं तो बाई स्क्वायर बटे 2। 1,2 से 2,3 तक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सर सबसे पहले मैं अपर लिमिट लिखता और याद रखना अगर कहीं भी ऐसा लिखा है 1,2,3 तो समझ जाओ ये x है, ये y है और ये z है हमेशा। और अगर मान लो ये है ही नहीं सिर्फ ये है तो समझ जाओ ये x है और ये y है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये x और ये x और ये y। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखता है तो अपर लिमिट रखेगा तो अपर लिमिट में x की जगह क्या रखूंगा 2, तो 2 दूनी 4 और y की जगह क्या रखूंगा 3 दिया 9 बटे 2। अब आएगा माइनस क्योंकि मुझे क्या लिखेंगे लोअर लिमिट में ये x और ये y। x की जगह रखूंगा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 और y की जगह क्या रखूंगा 2 दूनी 4 बटे 2। ठीक है, इसको 2 4.5 ये हो गया 0.5 प्लस 2। ठीक है, 2.5 आंसर आया 4.5। ठीक है, 4.5। अगर इस कंडीशन से आएगा तो हमको इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पर मान लो z वाली टर्म और होती तो यहाँ पर भी तो z होता, तो z की जगह पर जो भी वैल्यू होती हम वो रखते, x की जगह पर जो वैल्यू है हम वो रखेंगे, y की जगह पर जो वैल्यू है हम वो रखेंगे ऐसा। Graph between force and displacement. चलो अब मैं पूछता हूँ। ठीक है, चलो आप शुरू से आ रही हो। मुझे बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखा है? आप बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखा है? आप बताओ, नहीं बता पीछे आप बताओ, बताओ क्या दिखाता है? तो बताओ क्या दिखाता है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया दिखाता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिखाता है वेलोसिटी। ठीक है, अब बताओ फोर्स और टाइम ग्राफ क्या दिखाता है? का एरिया। फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है? इंपल्स। क्या दिखाता है? इंपल्स। और इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग, ये दिखाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। अब देखो, अब मैं बात करूँ अगर इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बेटा एक डायरेक्शन में फोर्स हो और एक तरफ क्या हो? डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैं एरिया लूँ, एरिया तो एरिया दिखाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या दिखाएगा? वर्ग दिखाएगा। ठीक है, तो ये सारे
एरियाज में आपको पता होना चाहिए कि किसका एरिया क्या दिखाता है, किसका एरिया क्या दिखाता है। ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया दिखाएगा वर्क डन। ये वर्क डन को प्रदर्शित करता है। ये एरिया है वो वर्क डन को प्रदर्शित करेगा। अब ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया कभी कि फोर्स है और एक का क्या है डिस्प्लेसमेंट, 6 और 8 ये है मीटर, ये फोर्स है 20 और न्यूटन। तुमसे कहा जाए 0 से 8 मीटर या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 8 मीटर, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना होगा। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालो बच्चों, एरिया। अगर तुमने एरिया निकाल लिया तो आप जान जाओगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये रेक्टेंगुलर है यानी कि एक आयत है और आयत का एरिया का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 20, चौड़ाई कितनी है 6, ये तो इसका एरिया हो गया, कितना हो गया 120, ठीक है। अब इसका निकाल दो, तो इसका होता है सर, ये तो ट्रायंगल है 1/2 आधार गुणा संगत शीर्ष लंब या बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 2, 8 में से 6 गया 2, हाइट कितनी है सर 20, तो इसका कितना आया 20। अगर मैं टोटल एरिया जोड़ दूं तो 120 + 20 140 जूल, 140 हाँ ये हो। और तुमसे कहा जाए 0 से 8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ, तो 120। 0 से 6 के बीच में कितना हुआ 120, 0 से 8 के बीच में कितना हुआ 140, 6 से 8 के बीच में कितना हुआ 20, ठीक है। तो एरिया क्या दिखाएगा इसमें, हाँ एरिया इसमें वर्क डन को प्रदर्शित करता है या वर्क डन दिखाता है, एरिया दिखाता है वर्क। एरिया प्रदर्शित करेगा वर्क डन। एरिया प्रदर्शित कर गया वर्क, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे देखो बच्चों, 2 टाइप के फोर्स हैं। अभी एक फोर्स मैंने लिख दिया कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हिंदी में बोलेंगे संरक्षित, संरक्षित से कितना है संरक्षित बल। और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसे हम बोलते हैं असंरक्षित बल। असंरक्षित बल, ठीक। अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में देखो क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सर, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं
जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते। डिस्प्लेसमेंट, अब तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। जो तुम चल रहे हो, जो अभी चल के आए हो, वो सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो तुम अभी चल के आए हो वो सब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। तो सबसे पहले संरक्षित वर्ग में लिखना संरक्षित वर्ग, किस पर डिपेंड करना है, पाथ पर डिपेंड, हाँ पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट, किस पर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। जैसे मान लो मेरा एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है, तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सीधी रेखा, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। ये जो सीधी रेखा दिखी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं चाहे इस रास्ते से जाऊं, चाहे इस रास्ते से जाऊं, चाहे इस रास्ते से, वर्क डन क्या हो, बराबर, वर्क डन क्या होगा, बराबर। अब सब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है तुम्हें यहाँ से घर जाना है, तुम्हें यहाँ से घर जाना है, ठीक है। अगर सारे वर्क कंजर्वेटिव होते, ठीक है, तो चाहे तो तुम यहाँ से गलियों में घूम के घर जाते, या तुम पहले बरेली जाते, फिर बरेली आते, फिर बरेली से घर जाते, कैसे ही जाते, लेकिन तुम्हारा तेल उतना ही फूकता, तेल उतना ही फूकता, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है चाहे तुम लंबे रूट से जाओ, लेकिन सारे वर्ग संरक्षित नहीं होते ना, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, वर्क डन क्या होगा हर कंडीशन में, बराबर। क्योंकि वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करते हैं, ना कि हाँ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करते हैं। और पाथ तुम कैसे ही होके जाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो दो चार्जों के बीच में लगने वाला बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ETC, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं आता हूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पर नहीं, डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्टेंस पर निर्भर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर नहीं, डिस्टेंस पर निर्भर करते हैं, डिस्टेंस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक में ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे, तो सबसे ज्यादा पाथ है W1 का, सबसे ज्यादा पाथ है W1 का, तो वर्क डन सबसे ज्यादा, और सबसे कम पाथ है Q का, तो उसमें वर्क डन सबसे कम होगा, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर करते हैं, ये दूरी पर निर्भर करते हैं। अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक जाऊं, ये दूरी पर निर्भर करते हैं।
ये दूरी पर निर्भर करेंगे। सर अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन के बाद में विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब हैं पाथ पर डिपेंड करते हैं। एक बार बताओ, तुम अगर लंबे रूट से घर जाओगे तो ज्यादा नहीं थकोगे, क्योंकि तुम्हारे चक्करों के बीच में और रोड के बीच में कौन सा फोर्स लगा है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लगा है, ठीक है, घर्षण बल लगा है तो तुम ज्यादा थकोगे, यही चीज। तो ये सब, ये जो फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो पाथ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस पर निर्भर करते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की कोई कंडीशन नहीं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो कंडीशन। अच्छा सर, विस्कस फोर्स कोई बता दो मुझे, विस्कस फोर्स क्या होता है? ठीक है, देखो विस्कस फोर्स का मतलब ये है, मैंने कही तुमसे, सपोज दैट जैसे मान लो तुम्हारे पास में दो ड्रम है, एक ड्रम में मान लो दूध भरा हुआ है, एक ड्रम में शहद भरा हुआ है, ठीक है। अब तुमने किसी भी चीज को, भारी चीज को ऊपर से ड्रॉप किया, तो कौन सी चीज पहले नीचे पहुंच जाएगी? जिसमें दूध भरा हुआ है वो कहाँ पहुंच जाएगी? जल्दी नीचे। भैया क्यों पहुंच गई नीचे? क्योंकि बेटा शहद गाढ़ा था, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जब कोई भी चीज, मुझे खुद बताओ, जैसे मान लो ऊपर से तुम नीचे कूदे, ऊपर से नीचे कूदे और नीचे तरपाल बिछे हुए हैं, तरपाल और एक तरफ कुछ नहीं है, तो जिधर कुछ नहीं है वो जल्दी पहुंच जाएगा। जिधर त्रिपाल है वो पहले त्रिपाल से टकराएगा, फिर पहला त्रिपाल नीचे आएगा, फिर दूसरा त्रिपाल नीचे आएगा, तीसरा त्रिपाल नीचे आएगा, तब तो नीचे आ पाएगा वो। तो त्रिपाल एक प्रकार से क्या काम कर रहा है? उसे रोकने का काम कर रहा है। ऐसे कोई भी फ्लूइड होगा, वो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उसकी, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, वो उस चीज को नीचे ले जाने के लिए उसकी जो सतह होगी वो क्या होगी, उसे रोकेंगे, उसकी जो सतह होगी वो उसे रोकेंगे। तो जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। श्यान बल, ठीक है, एक होता है उत्प्लावन बल, वो अलग होता है। उत्प्लावन बल का मतलब कुछ तैरती है, हाँ कुछ तैरती है, वो उत्प्लावन बल होता है, ठीक है। ये विस्कस फोर्स, ये श्यान बल। अब बताइए, अब हम जब थोड़ी एनएलएम की बात, एनएलएम का थोड़ा टॉपिक आएगा इसमें। एक बार मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ली, एंगल है थीटा, मैंने कहा यहां से इस ब्लॉक को यहां तक आना था, जो ये दूरी चला, कितनी चला? s। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? म्यू। फ्रिक्शन कितना है? म्यू। फ्रिक्शन म्यू है, यहां से यहां तक कितनी दूरी चला? मैं तुमसे कहूंगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क डन हुआ, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना हुआ। तो ये बात एक बात सबसे पहले नोट करके एक चीज लिखना, अभी गलती नहीं करोगे, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, वर्क डन जिस फोर्स के कारण कहा जाए, जिस फोर्स के कारण कहा जाए, उसी फोर्स को लगाते हैं। वर्क डन जिस फोर्स के कारण कहा जाए, हम सिर्फ उसी फोर्स को लगाते हैं। जैसे यहाँ पर वर्क डन किसके कारण कहा गया है, तो हमें सिर्फ फ्रिक्शन से मतलब है, ना कि हमें फ्रिक्शन फोर्स से, ना कि हमें एनजी से मतलब है, ना हमें नीचे लगने वाले फोर्स से मतलब है, ना हमें एयर से मतलब है, हमें बाकी दुनियादारी किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? फ्रिक्शन। अब बताओ सर, वर्क डन का फार्मूला सिंपल सी बात, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अरे ऐसी तो चला मैं एस चल, सही है ना, एस चल, लेकिन
फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पर कितना लगता है? ये बोलो कितना लगता है? म्यू एन। और सबको पता है एन क्या होता है? mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आया? म्यू mg cos थीटा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही फोर्स लगाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स आता है हमारा म्यू mg cos थीटा s। या फिर चाहे ऐसे लिख लो, s पहले लिख लो बाद में ये लिख लो। क्या यही वर्क डन हुआ? यही वर्क डन हुआ? अब मुझे बताओ वर्क डन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? वर्क डन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये वर्क डन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। आगे नेगेटिव होगा। फोर्स कहां लग रहा है? अरे फ्रिक्शन फोर्स तुम ही तो कल बोले थे सर पीछे लगता है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? आगे की ओर। एंगल कितना हो गया? 180। 180 में क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। ठीक है, माइनस। नोट करके ये भी लिख देना। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है? आप लोगों को भी लैब कराई जाती है? हमारा हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हम लोग को सुनते रखने से विश्वास सिखाया जाता है। और ऐसा बहुत जगह है। मैंने एक मधुरा में एक स्कूल देखा था इंटर कॉलेज, जिसकी लैब बहुत अच्छी बहुत अच्छी, जिसकी लैब हमारे आईआईटी की लैब को टक्कर कर देती। ठीक, बाकी मैंने बीएचयू की लैब देखी। बीएचयू की जो इस समय कोई बच्चा अगर पढ़ना हो बीएससी और एमएससी की फिजिक्स की लैब को मैंने ही सेट कर दी। प्रोफेसर अक्षर सिंह क्लास करेंगे वो थे, और एक एचओडी का नाम उनके लड़के का नाम पता उनके गौरव नाम। तो बहुत सारे अचीवमेंट लैब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन हमेशा क्या होगा बच्चों? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये तो चलो मेरा हो। एक बात जरा ध्यान करना, यहाँ पर कोई ब्लॉक है सर, यहाँ पर कोई ब्लॉक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें ये ऐसे नहीं देता और मैं तुम्हें क्या देता? अब मैं तुमसे वर्क डन पूछता तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा ये होगा ना, यही तो होता। तो अगर तुम्हें पता है ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, और तुम्हें क्या निकालना होगा? करंट। ये करंट ही तो होगा। तो तुम एस की जगह पर देखो क्या लगाते हैं? लंब और कर्ण किसमें आते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण ये दूरी हो गई और ये दूरी मैंने कितनी मान ली? एस। तो एस की जगह क्या लगाते हैं? बोलो, एच बटे साइन थीटा या एच कोसेक थीटा। एच कोसेक। अगर तुम्हें ये हाइट दी हुई होती है, ये सिर्फ हाइट दी हुई होती तो तुम एस की तो तुम अगर हाँ तो तुम क्या करते? एच कोसेक थीटा लगाते। जहां पर मैंने एस लगाया था ना, एस, तो एस की जगह पर क्या लगाते? कोसेक थीटा। यहाँ पर एच कोसेक ये लगा। ठीक है, हाइट तो लगाओ। अगर ये हाइट दी होगी तो अच्छा, अब हम बात करेंगे देखो, मैं
ये ब्लॉक है एन, बच्चों एन ब्लॉक, फ्रैक्शन क्या है न्यू, मैंने इधर बल लगाया मान लो एफ, मैंने फोर्स लगाया इधर एफ, ठीक है। इस एफ फोर्स लगाने के कारण मैंने ब्लॉक को यहां से यहां तक लिया, यहां से यहां तक, ठीक है। मैंने ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया, मान लो एस डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल है थीटा। मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाई फोर्स एफ, इस एफ ने कितना, फोर्स एफ ने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, ठीक है। तो तुम्हें सीधे सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें किसके कारण कहा है, एफ के कारण। तो फोर्स एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जिधर फोर्स है उधर ही क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या हो गया जीरो, तो सिर्फ क्या रहेगा, मैंने कहा जिस फोर्स के कारण वर्कडन कहे सिर्फ वही फोर्स लगाना, जिस फोर्स के कारण वर्कडन कहा जाए सिर्फ वही फोर्स लगाना। अब मैं तुमसे इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि ये मेरा फोर्स कितना होना चाहिए जिससे ये ब्लॉक नीचे से कहाँ जाए ऊपर, कितना होना चाहिए, ये फोर्स मेरा कितना हो कि ये ब्लॉक नीचे से कहाँ जाए ऊपर। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखना, ये ब्लॉक फोर्स कहाँ लगे, तो ये मोशन कहाँ करेगा, और तुम्हें पता है एक बल तो हमेशा और हमेशा नीचे लगता है, sin थीटा, और अगर ये मोशन ऊपर करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे लगेगा, जी सर, तो नीचे की ओर कुल बल कितना लगेगा, तो तुम बोले mg sin थीटा प्लस म्यू एन, म्यू n, यही तो नीचे की ओर कुल बल लगेगा। जी सर, यानी कि सर mg sin थीटा, आप बोले सर म्यू ऐसे ही n की जगह रख दो mg cos थीटा, आप बोले सर mg कॉमन ले लो तो ये बचा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अगर ऊपर लगने वाला बल है इससे ज्यादा होगा तभी ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा, अदरवाइज तो ये बल ज्यादा हो तभी ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, अदरवाइज मूव। लेकिन अगर तुमसे वर्कडन पूछा जाए तो तुम वही फोर्स बताओगे जो फोर्स तुमने इस पर लगाया, वही फोर्स। अच्छा एक बात, तो फोर्स, हाँ, तो अगर ऊपर की ओर मूव करने के लिए इसमें ऊपर की ओर मूव करने के लिए, ऊपर की ओर मूव तभी करेगा बच्चों जब f ग्रेटर देन हो mg sin थीटा म्यू cos, तभी मूव करेगा, अदरवाइज मूव, अगर बराबर भी होगा तभी मूव आगे करेगा। एक बात जरा सोचो, मैंने इस दीवार को धक्का लगाया, दरवाजा याद रखिए, हम बिल्कुल बुलडोजर ले आएंगे, मुझे बताओ मैं इस दीवार को धक्का लगाया तो मैंने कितना वर्कडन किया, जीरो। क्यों जीरो क्यों है, क्योंकि सर वो कुछ नहीं हुआ ना उसके वर्कडन वापस भी आ गया, फिर एक चीज और देखो, जितना हम लगा रहे हैं उससे फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स तो मैंने लगाया ना, तो फोर्स तो मैंने लगाया, लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हुआ तो वर्कडन क्या हो गया, जीरो। नारायण, तो वर्कडन ही इसका जीरो हो गया अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया। आज पूरे दिन बरसात हुई है, सर अब ये हो रही है सबसे पास में आरती कहाँ रहता, आरती यहाँ से आराम से दीवार को जाओ,
तालिया ऐसे वर्क करेगा। अब देखो सर थोड़े साइड ना अगर वो बोर्ड पे है ही नहीं, सर बोर्ड क्या कर रखा है? क्या बच्चों को बता दिया, मुझे पता नहीं था यार। तालिया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अच्छा एक बात बताओ ना, तुमसे अगर कहा गया एक बंदा है उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन 2 वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा क्या? नहीं। क्यों 0 नहीं होगा? उसका रीजन बताओ बेटा। ऐसा है, सुनो, एक मान लो एक गोल चक्कर बंदे ने लगाया, तो अगर मैं ग्रेविटी की बात करूंगा तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर? ग्रेविटी कहाँ लग रही है? एंगल हमेशा क्या? 90 डिग्री। ठीक है, और वैसे भी ये यहीं से चला और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? कंजर्वेटिव, जो डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 0, क्योंकि जहां से गया वहीं आ गया। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो फ्रैक्शन डिपेंड करेगा डिस्टेंस ना कि डिस्प्लेसमेंट। वो जितना घूमा तो उसने कितनी दूरी चली, तो तुम बोले परिधि, और परिधि कितनी है? 2 पाई और फ्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा? म्यू एन जी। तो अगर तुमसे वर्जन कहा जाएगा तो तुम देखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फ्रैक्शन के कारण है, तो क्या रहेगा? ये रहेगा माइनस। ठीक है, तो अगर हम चल रहा है तो उसके कारण ये ऐसा होगा, और उसके कारण क्यों 0 रहा? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता था और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, हम सब लोग जानते हैं, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। 1/2 mv काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रहता है 1/2 mv। सर अब मुझे बताओ P इक्वल टू क्या होता है? n। P इक्वल टू क्या होता है? n। तो अगर मैं ऊपर भी n से गुणा और नीचे भी, जितना ऊपर करूंगा उतना ही नीचे करूंगा, ऊपर भी n से नीचे भी n से, तो ये बन गया mv का होल स्क्वायर। और बेटा mv क्या बन गया? p, तो p स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आया, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आया वो आया T स्क्वायर अपॉन, बेटा काइनेटिक एनर्जी को कभी सोच लो E से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैंने E लिखा तो P स्क्वायर अपॉन 2m, तो P स्क्वायर हो गया 2mv। E क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी, तो P बराबर हो जाएगा √2m। ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, P क्या होता है? मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है mv, मोमेंटम क्या होता है MV इक्वल टू अंडर रूट 2me। चाहे देखिए ना ये काइनेटिक एनर्जी है, देखिए ना ये काइनेटिक एनर्जी है वहाँ ये है काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन क्या है? पता है क्या होता है? हाँ अपनी समझ क्वेश्चन लिखना, ए बॉडी ऑफ मास 0.8 kg इनिशियल वेलोसिटी 3I minus 4 and final velocity minus 6j plus 2k. Find change in kinetic energy. Find change in kinetic energy. छह घंटे चार नहीं सोया हम लोग, 5 घंटे से 5 घंटे चार नहीं सोए। 3 घंटे समझ गया महीना पता चले तुम्हारा महीना दुनिया का महीना 30 दिनों में बनता है, एक महीना हो रहा है तुम्हारा 27 दिन बोल रहा है 36 दिन बोल रहा है 12 14 तुम्हारे 16 से डिपेंड करता है। अच्छी बात है। मैं 5 घंटे सो गया आज पढ़ रहा है निकालो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालो, सबसे पहले वेलोसिटी निकालो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी v1 मेरा है 3I माइनस और v2 मेरा है -6j प्लस, देखो ये अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो अंडर रूट आई के जो साथ में है उसका स्क्वायर और j के जो साथ में है उसका, तो यहाँ पर कितना आएगा 5, अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा सर -6 का स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट 40 अंडर रूट ये, ठीक है अंडर रूट 40। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो
काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम चेंज करोगे तो सबसे पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2m v2² माइनस इनिशियल, इन दोनों में क्या कॉमन है? v2² माइनस बेटा m की वैल्यू कितनी है? 0.08। अब बताओ फाइनल स्क्वायर, फाइनल तो ये थी, तो √40 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगी? 40 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। इसमें से ये गए तो कितने बचे? 15। कितने बचे? 15। तो 0.4 इससे ये काटा कितना आया? 6 जूल। ठीक है, 0.4 की अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 जूल। 6 जूल का पढ़ते रहो। हम अपनी लाइफ में फिजिक्स में एक इंजीनियर देते आ उनका नाम है विशाल IIT में देते हैं। IIT में देते उन्हें, मुझे ये लगता था कि उन्हें पूरी फिजिक्स का ज्ञान है, मुझे कभी लगता है जैसे मुझे लगता है सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। ऐसे ही SC वर्मा थे, SC वर्मा से अपन मिला था, उनको भी ज्ञान है। उनसे कोई जब भी बात करो तो हमेशा रिलेटिविटी की बात करो। ऐसे हो तो जानते ऐसे हो नहीं जानते? ऐसी बात सर सर IIT में IIT काम होती है, उन्होंने बुक भी लिखी ऐसे पांडे भी हैं, अभी तो हैं ही। हाँ तो अगर अगला बिंदु वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी जो थ्योरम होती है वो कहता है कि टोटल वर्क डन इसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक, कुल कार्य चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है उतना ही कार्य। तुम लोगों ने देखो एक मोटा मोटी बात सुनी होगी कि अगर अपन यहाँ कोई भी मान लो अपन का ये पेड़ यहाँ पर है तो ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो जैसे जैसे h कम होगी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी? काइनेटिक। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, काइनेटिक एनर्जी दिखाई देती। जैसे मैंने कहा कि पंखा ऊपर टंगा हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती कैसे है? जैसे मान लो अभी बेटा ये पेन यहाँ रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी हाइट है उतनी, मैंने इसे उठा के ऐसे रख दिया ऊपर, अब इसकी हाइट बढ़ गई
पोटेंशियल एनर्जी भी। तो इसकी एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि मैंने वर्क डन किया, यहाँ से यहाँ ले जाना। जब मैंने इस पर वर्क डन किया, कार्य किया, तो मैंने उस कार्य करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर छोड़ दूँ इसे, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से ऐसा है कि अगर कोई भी चीज चल रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। अब जरा सोचो, एक बात बताओ कि बच्चों तुमने साइकिल चलाई बहुत तेज, रोड कभी प्लेन कभी खाली है, कुछ सीधे हाईवे, ठीक है, नया नया बनाने वाला। अब तुमने साइकिल तेज चलाई, साइकिल तेज चलाने के बाद तुमने पैडल मारना छोड़ा, धीरे धीरे उसकी गति एक टाइम पे जाके क्यों रुक गई? साइकिल में क्यों रुक गई? क्या लगा? फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा चलो, फोर्स नहीं लग रहा, ये बात सही। फिर रुक क्यों गई? फ्रैक्शन की चलाना बंद कर। फ्रैक्शन फोर्स, जी सर, हम बोलते हैं। और फ्रैक्शन फोर्स कहाँ लगा? टायर और टायर के बीच में, जी सर, जो हमेशा मोशन के कहाँ लगेगा? अपोजिट। और दूसरा मान लो एयर रेजिस्टेंस। जी सर, हवा तो लग रही थी, और हवा जब तुम जा रहे थे उसकी कहाँ लग रही थी? अपोजिट। एक तो हवा रुक सकती है, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या फ्रिक्शन के कारण कोई चीज रुक गई। अब तुम क्या बताना? सोचो, मैंने कहा यहाँ पर मेरा कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है, इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने मान ली v। वेलोसिटी क्या है? v। मैंने कहा फ्रिक्शन यहाँ पर है v, ये धीरे धीरे चल चल के यहाँ आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इनिशियल v थी, मैंने कहा अब मैं तुमसे पूछूंगा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, कि बताओ ब्लॉक कितनी दूरी चल के रुक जाए? ब्लॉक कितनी दूरी चल के रुक जाए? अगर पूछा गया मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, यही तो पूछा गया। अब तुम मुझे बताना कि ब्लॉक कितनी दूरी चल के रुक जाए, तो ब्लॉक को रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। ये मैंने सबसे पहले किया गया एयर रेजिस्टेंस मानना है, ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा? तो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुकेगा ये। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन। और कौन सा वर्क डन लगा? सिर्फ फ्रिक्शन। जी सर, कौन सा लगा? फ्रैक्शन। हम तुम बोले सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम फाइनल क्या हो गई? 0। इनिशियल क्या थी? mv स्क्वायर, फाइनल 0 इनिशियल। चेंज इन काइनेटिक का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल बराबर, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मैं क्या लिखूं? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? किसके कारण होगा? फ्रिक्शन के कारण। और तुम्हें पता है फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होता है वो माइनस में होता है, हमेशा माइनस में। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, कितना लगेगा? तुम बोले म्यू एम, बोले सर जी म्यू ऐसे ही एम डी अगर तो एम जी एंगल पर थोड़ी नहीं है, एम जी cos थीटा करूंगा, एंगल पर थोड़ी नहीं है, एंगल पर होता तो एम जी cos थीटा। अदरवाइज एम जी, क्योंकि सर जी नीचे लगता है एम जी और ऊपर क्या लगता है? नॉर्मल। सही है, तो लो फ्रैक्शन आ गया म्यू एम जी। और कितनी डिस्टेंस चल के रुक गई? d। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, माइनस से माइनस, m से m, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gv। तो वेलोसिटी कितनी, तो सॉरी डिस्टेंस कितना आएगा? v स्क्वायर अपॉन कितनी दूरी चलती है? ब्लॉक रुक जाएगा।
v स्क्वायर अपॉन चलना चाहिए v स्क्वायर अपॉन सही है, क्योंकि जितनी एनर्जी थी ब्लॉक की, जितनी एनर्जी ब्लॉक की थी वो सब फ्रिक्शन के कारण क्या हो गई, खत्म। फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं हो तो पूरी जिंदगी ऐसी चलता रहेगा भाई। जब खोपड़ी में हमारी कोई चीज नहीं होती है ठीक है ऐसे होगा। सर एयर रेजिस्टेंस ही रोको हाँ बेटा तुम ये रेजिस्टेंस का लो तो ये रेजिस्टेंस ही कारण होगा। हाँ साथी है दोनों लगे अच्छा हाँ सर ये म्यू का क्या है, आवाज साइकिल दोनों को म्यू जी बेटा ये होगा 2 सिर्फ तेरे को चाह म्यू जी। हाँ ये सॉरी ये d इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी अपन इसकी और वर्षा आज हम लोग गर्लफ्रेंड की डेट का नरेश पाल से नहीं है दोनों भाई पलक सागर शीतल भारती स्वाति शिवानी मौर्य पलक पांडे दिशा ज्योति वीरपाल से अलीना नीरव से फिर यार हाँ क्यों नहीं आ रही मुरलीधर वीरपाल से नहीं आए सर दोनों आरती पेन किलर देख रहे हैं देखने से तू जीसान वैशाली प्रेमपाल छाया गंगा साक्षी महविश हादिया